हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज़ रिकर्शन। अब दोस्तों, रिकर्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, हालांकि आप भी जब अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं, इवन डीएसए को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम किसी भी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम फंक्शन की प्रोग्रामिंग को या रिकर्शन की प्रोग्रामिंग को कहीं ना कहीं हमने किया होगा। चूँकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कहीं ऐसी प्रोग्रामिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी जहाँ पर हम लोग रूटीन इटरेटिव जो अप्रोच है, जो हमारी इंक्रीमेंटल अप्रोच है, उससे प्रॉब्लम को उतने कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कई बार कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रिकर्शन ज़्यादा बेटर सपोर्ट, ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन दे पाता है। तो फिर हमें आइडिया लगना जरूरी कि इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। तो जब हम रिकर्शन को शुरू करते हैं तो नॉर्मली जो इटरेटिव जो हमारी अप्रोच होती है, मतलब वो सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिनको आप लूप से बनाते हो, वो सारे प्रोग्राम को हम कहीं ना कहीं रिकर्शन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये बात थोड़ी समझना ज़रूरी है कि वो सारे प्रोग्राम जिनको हम रूटीन प्रैक्टिस में लूप से बनाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, उन सारे प्रोग्राम को हम चाहें तो रिकर्शन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हो जाए कि रिकर्शन है क्या। तो अभी भी हम वैसे ही शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिनका बेटर सोल्यूशन जो रिकर्शन के साथ ही अवेलेबल है। या फिर हम अब जल्दी सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करेंगे, डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। तो वहाँ पर भी यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कई प्रोग्रामिंग सिचुएशन जो हैं वहाँ पर हम जैसे कुछ ऐसे एल्गोरिथम है सॉर्टिंग के जिनको मैं लूप से या इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ डिफाइन कर सकता हूँ, उनका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिथम होंगे जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं रिकर्शन को यूज़ करना पड़ेगा। रिकर्शन के बिना उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको इसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं दिखेगा। और एक लेवल आगे बढ़ने के बाद जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो वहाँ भी रिकर्शन का ही एक एडवांस रूप है। मतलब जो भी रिकर्शन के ड्रॉबैक है, जो कुछ हम अभी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, जब हम किसी भी एल्गोरिथम की स्टडी करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करें, ताकि आप समझ पाओ कि किन प्रॉब्लम के लिए रिकर्शन में किस तरह की अप्रोच, और उसी को मैं लूप से अगर सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या अप्रोच है। तो देखते हैं दोस्तों डिस्कशन में क्या इसका रोल है, समझते हैं सारे पॉइंट को वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल करता है, क्लियर, जब तक कि कोई गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए। मतलब पहले तो हम ये दिमाग में रख लें, कॉलिंग अ फंक्शन विद इन फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड रिकर्शन। मतलब रिकर्शन किसको बोलते हो आप? जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करे। अरे अभी तक तो हम मेन से फंक्शन कॉल करते हैं, पर यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे कि जब कोई फंक्शन स्वयं को खुद को कॉल करे, तो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करेगा, रिपीटेडली ऐसा होगा, तो हमें दिखेगा कि ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, ये रिकर्सिव एग्जीक्यूशन है। लेकिन हर प्रोसेस को हम इनफाइनाइट नहीं ले जा सकते हैं। तो रिकर्शन को भी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो किसी कंडीशन सेटिस्फाई होने तक उसको चलाना है। अरे जैसे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि मुझे किस प्रोसेस के बाद जाके इसको स्टॉप करना है, तो वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि रिकर्शन को हम स्टॉप कर दें, क्लियर। मतलब रिपीटिशन भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होगा, जब तक कि हमारी कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल ना हो रहा हो। जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल होगा आपका रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा, क्लियर। ये टेक्निक प्रोवाइड करती है एक ऐसा तरीका जो कि कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता है। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है, अरे N 1000 है, आपको प्रोसेस करना है, आपने 500 में डिवाइड कर दिया, और प्रोसेस करना है आपने 250 में डिवाइड कर दिया। तो जो डिवीज़न ऑफ प्रॉब्लम है, मतलब क्या हो गया, जो प्रॉब्लम सेगमेंट है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप डिवाइड कर करके रिड्यूस कर रहे हो। तो नॉर्मली रिकर्शन से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स को हम मानते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम। मतलब दो तरह के एल्गोरिथम होंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच।
तो डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब क्या हो गया, डिवाइडिंग अवर कंप्लीट प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, ब्रेक कर देंगे पार्ट के अंदर जाके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है नीड होगी फर्दर ब्रेक करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी हमारी प्रॉब्लम को ब्रेक करने की चलती रहेगी, ताकि किसी कॉम्प्लेक्स या बड़ी प्रॉब्लम को उसके छोटे छोटे पार्ट के रूप में हम उसको समझ पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ये हमारी अप्रोच होती है मेनली रिकर्शन के साथ में। अब दोस्तों जैसे मैंने ये बोला आपको कि एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं रिकर्शन के साथ आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा, रिकर्सिव कॉल मेंटेन करूंगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे मतलब रिकर्शन के इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखेंगे हर जगह पे। सबसे पहला दिखेगा बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मतलब वो कंडीशन जिसके बेसिस पर रिकर्सिव कॉल टर्मिनेट होंगे, मतलब ये बेस कंडीशन यूज टू टर्मिनेट द रिकर्शन। क्लियर, जब भी मुझे रिकर्शन को टर्मिनेट करना हो तो बेस कंडीशन दे दूंगा, क्राइटेरिया दे दूंगा। क्लियर, द रिकर्सिव फंक्शन विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ टिल द बेस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये रिपीटिशन में रिकर्सिवली उसको कॉल करते जाएगा। क्लियर, और दूसरा है रिकर्सिव केस, कि वो कौन सिचुएशन है जो रिकर्शन को जनरेट कर रही है, रिकर्सिव कॉल को जनरेट कर रही है। तो रिकर्सिव केस मतलब क्या हो गया, जिसमें रिकर्सिव कॉल प्रेजेंट होंगे। जैसे बोलता हूँ कि मैंने n के लिए प्रोसेस करा, फिर n-1 के लिए प्रोसेस करा या n/2 के लिए प्रोसेस करा। तो ये जो तरीका है जो कि नेक्स्ट कॉल पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा, दैट विल बी द रिकर्सिव केस। या तो माइनस होगा या डिवीज़न होगा। लूप अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं टर्मिनेट करूँगा किसी रिपीटिशन को, तो या तो माइनस करो आप, क्लियर, या फिर डिवाइड करो इस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो रिकर्सिव केस कैन कंटेन मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स। ऐसे कई रिकर्सिव कॉल हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूवमेंट ट्रांसफ़र कर पाएँ। ये दो बातें बड़ी इसेंशियल है कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। जब कहीं मुझे रिकर्शन इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपको फोकस करना जरूरी है, बेस कंडीशन और दूसरा रिकर्सिव केस। समझते हैं अपन क्यों इसकी नीड है, क्यों है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। आप ये देखो, अगर मेरे पास सपोज मेन है और मेन से मैंने सपोज कोई फंक्शन ले लिया टेस्ट, और फर्स्ट टाइम तो मैं कॉल कैसा करता हूँ, आउटसाइड। अरे नॉर्मली किसी फंक्शन को पहली बार तो कौन कॉल करता है, मेन कॉल करता है। तो ये मेरे पास सपोज मेन है, वॉइड मेन, इंट मेन, जो लिखना हो। क्लियर, मेन से मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया, देन दिस विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू टेस्ट, और टेस्ट से मैंने यहां लिख दिया आके सी आउट ओसोप। क्लियर, ये दे दिया हमने यहां पर, और अगेन मैंने कॉल कर लिया यहां पे टेस्ट। क्या हो रहा है इसमें, समझ में आ रहा है केस। अब फर्स्ट टाइम जब ये कॉल करेगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहां पर, दिस विल प्रिंट ओसोप, अगेन दिस विल कॉल टेस्ट। इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। क्लियर, या केस। ये सिचुएशन क्या है, ये रिकर्शन को जनरेट करेगी, फिर से उसी फंक्शन को कॉल करेगी। अब यहाँ चूंकि कोई कंडीशन क्राइटेरिया नहीं है तो ये एक के बाद एक टेस्ट को कॉल करते जाएगा, उसको प्रिंट होते जाएगा। यहाँ कोई बेस कंडीशन दी हुई नहीं है तो ये चलता रहेगा कब तक, या तो इनफाइनाइट दिख रहा है आपको, या फिर लैंग्वेज एक ऐसा मैनेजमेंट करे कि वो उतने कॉल के बाद जाके इनफाइनाइट टर्मिनेट हो जाए। क्लियर, अगर बेस कंडीशन नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। देखते हैं अपन ये प्रॉब्लम क्या जनरेट करती है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया दोस्तों टेस्ट, ये मेरा बेसिक मॉडल है, देखो आप। एंड नाउ आई कॉल्ड टेस्ट फर्स्ट टाइम। बाहर आके हमने क्या कर दिया, छोटा सा फंक्शन दे दिया एक। क्या लिख रहे हो यहाँ पर आप, हमने ओसो प्रिंट कर दिया,
और अगेन मैंने कॉल कर लिया किसको, टेस्ट को। रन करते हैं इसको अपन। क्या हो रहा दिख रहा है? अरे ये देखो लास्ट में ये प्रिंटिंग कंटिन्यू ऑन गोइंग है। चूंकि मेरे पास अभी कोई मेमोरी नहीं है इस फंक्शन के अंदर, ये अंदर स्टैक क्रिएट करते जाएगा, एक के बाद एक कॉलिंग में स्टैक कॉल हो रहा है, और ये कंटिन्यूटी बनी हुई है इसकी यहाँ पर कॉलिंग की। अरे पाइथन होती तो 1000 के आसपास राउंड के बाद वो टर्मिनेट कर देती है। C++ में वो रिकर्सिवली कॉल होते जा रहा है। हाँ, अगर स्टैक मेमोरी एरिया होता अभी कुछ नई मेमोरी में या क्रिएट करूँगा, उतने एग्जीक्यूशन के बाद इसने स्टॉप कर दिया। मतलब जो नए प्रोसेसर हैं, नए कंपाइलर हैं, उनके साथ में एक प्रोसेस के बाद इनफाइनाइट अरे स्टैक इसके लिए कॉल होगा। जितने फंक्शन कॉल होते हैं इंटरनली स्टैक क्रिएट होता है मेमोरी अलोकेशन के लिए। कोई फंक्शन जनरेट होगा तो एक बेसिक मेमोरी की नीड होगी इसके लिए, वो स्टैक के अंदर मेमोरी रखते जा रहा है। क्लियर? एक समय के बाद स्टैक ओवरफ्लो। अरे डेटा स्ट्रक्चर में समझते हैं कि स्टैक अगर मेमोरी लिमिटेड है, स्टैक फुल होगा कहीं ना कहीं, किसी प्रोसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो हम प्रोसेस को जाके स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये तरीका हमको दिमाग में रखना है कि कभी भी जब मैं रिकर्शन इम्प्लीमेंट करूँगा तो इस तरीके से काम नहीं करेंगे हम हमेशा कोई टर्मिनेशन कंडीशन, बेस कंडीशन डिफाइन करेंगे, जिसके बेसिस पर ये जो कॉल है इसका रिपीटिशन जो है वो लिमिटेड हो पाए, हम लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि हम जब रिकर्शन इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक लेवल के बाद स्टैक ओवरफ्लो होगा एंड योर प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड। क्लियर? तो स्टैक ओवरफ्लो को आपको दिमाग में रखना जरूरी है। अब दोस्तों देखते हैं अपन कि इस तरह के जो केस हैं, ये केस इतना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स यूजिंग रिकर्शन, मतलब मैं ऐसा कोई केस अगर बोल दूँ कि मुझे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसा प्लस n तक के नंबर्स का सम कर दूं, तो क्या होगा उस केस में? जब मैं फर्स्ट n नंबर का सम करना चाहता हूं तो इसको रिकर्शन से हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन होता कैसे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कई प्रोग्राम इसी लॉजिक, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो हम देखते हैं क्या हमारी अप्रोच होगी। हम ये चाह रहे हैं कि 1 + 2 + क्लियर n तक के नंबर्स का सम आ जाए। तो मेन में हम लोग क्या चाहते हैं ये समझ में आ रहा है? मेन में हम चाहेंगे कि वो n तक के नंबर्स को सम कर दे। क्लियर? तो हमारी सिचुएशन क्या रिकर्शन की यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए प्रोसेस क्या है? जब मैं सम ऑफ n कॉल करूँगा, अगर n की वैल्यू सपोज 5 दी हुई मैंने, तो सम ऑफ 5 कॉल होगा। जैसे सम ऑफ 5 कॉल होगा ये करेगा 5 प्लस किसकी वैल्यू लेके आओ, सम ऑफ 4। मतलब सम ऑफ 4 जब तक आएगी नहीं तब तक ये वाली सम नहीं मिल पाएगी मेरे को यहाँ पर। 5 प्लस रिजल्ट, अगली बार क्या होगा 4 प्लस सम ऑफ 3, फिर 3 प्लस सम ऑफ 2, 2 प्लस सम ऑफ 1। और चूंकि सम ऑफ 1 मतलब इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है कि जब इनपुट 1 आ जाए, नंबर 1 आ जाए, तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आ जाए 1, तो हम दे देंगे 2 + 1 1। क्लियर? 3, ये 3 यहाँ से आ गया, ये 3 यहाँ रिटर्न होगा तो 6 यहाँ रिटर्न हो जाए, 6 + 4 10 10 यहाँ रिटर्न हो जाए, 10 + 5 15। तो पहले 5 नंबर का सम कितना आ जाए यहाँ पर 15 आ जाए। ये अप्रोच रिकर्शन के बेसिस पर इवेल्युएट होगी। अब इसको अगर मैं कोडिंग से लिखने जाता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लिखना क्या है, समझना कैसे इसको हमको यहाँ पर। तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे रिकर्सिव कॉन्सेप्ट को अगर देखने जाएं अपन,
सम ऑफ एन का थॉट क्या है हमारा, अगर वो नंबर की वैल्यू 1 आ जाए, ये जनरल एल्गोरिथम के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो सम को कितना मान लो 1, अदरवाइज क्या करना है अपने को, सम बराबर n प्लस सम ऑफ n-1। ये पूरी प्रोसेस आ जाए जब, तो आप रिटर्न क्या कर दो s। ये हम चाह रहे हैं इन जनरल कोड। क्यों कोड चाह रहे हैं देखो आप, क्योंकि n फाइव अगर n है तो n प्लस सम ऑफ 4 मतलब n-1, फिर 4 प्लस सम ऑफ n-1 दैट इज 3। तो ये स्टेप तो मुझे कंटिन्यू चलानी पड़ रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाए, बेस कंडीशन 1 नहीं हो जाए। तो हर प्रॉब्लम का मुझे एंड पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा। जब वो एंड पॉइंट मेरे पास होगा तो ही मैं जाके रिकर्शन को टर्मिनेट कर पाऊंगा, उसको प्रोसेस को एंड कर पाऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं हम इस अप्रोच को हिसाब से कोड कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जब कोड लिखने की बात आती है तो हमारी अप्रोच क्या होगी, इस अप्रोच के लिए क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल हमने ले लिया इंट सम, क्लियर। हमने बोल दिया सी आउट, कोई भी नंबर आपने ले लिया, एन यूजर से ले लिया हमने यहां पर, और क्या चाह रहा हूं मैं, सम असाइंस एस असाइन सम ऑफ एन कॉल कर लें अपन, और रिजल्ट हमारा मेन में आके प्रिंट हो जाए। ये कोड हम लोग चाह रहे हैं अभी, सिंपल कोड। अब इसी के करस्पॉन्डिंग जब हम एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो अप्रोच क्या होगी वो देखो आप। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा यहां पर, एन बोल दो एक्स बोल दो, जो भी नाम देना दे दो आप। यहां पर क्या चेक लगाया था हमने, इफ एन इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ एक इंट ले लो एस, एस को 1 कर दिया हमने, एल्स में क्या हो जाए एन प्लस सम ऑफ n-1, और पूरी प्रोसेस होने के बाद रिटर्न एस। ये पूरी अप्रोच है हमारे काम करने की। मतलब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गई कि जैसे मैं इसको चलाने की बात करता हूँ तो होता क्या उसको समझो आप। मैंने एन ले लिया 4, सम 4 कॉल किया, जैसे मैंने सम 4 कॉल किया एक स्टैक बन गया मेरे पास यहाँ पर, और मेमोरी आ गई मेरे स्टैक में एन और एस। एन 4 है, जैसे कॉल हुआ फर्स्ट टाइम, अरे पहली बार जैसे आपने कॉल किया फंक्शन को सम 4, ये कॉलिंग हो गई, कॉलिंग हो गई, मेमोरी एरिया क्रिएट हो गया स्टैक में इसका यहाँ पर। अब जैसे ही कॉल हुआ ये वैल्यू देखो आप 4, और एस की मेमोरी अभी कुछ भी नहीं आई है, क्लियर। क्या होगा 4 इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स, यहाँ आ गए 4 प्लस सम ऑफ 4-1 3, ये इनकम्प्लीट लाइन है। इनकम्प्लीट लाइन है मतलब क्या हो गया, ये ऐसा कैसे इस रखा रहेगा स्टैक में सम असाइंस एस असाइंस 4 प्लस सम ऑफ 3, कोई रिजल्ट नहीं आया इसके अंदर अभी। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहीं से कंट्रोल रिकर्सिवली ट्रांसफर हो गया और एक नया फंक्शन कॉल हुआ। मतलब आप इसी की कॉपी समझ लो एक के बाद एक, अरे इसी को एक बार और लिख लो, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार, तो आपको समझ में आएगा एक ही फंक्शन
जितनी बार कॉल होगा उतनी बार उसको नई मेमोरी मिलेगी, n के लिए और s के लिए। तो n को 3 आ गया, जैसे 3 आएगा मतलब ये जो मेन प्रोग्राम था यहाँ पे हमने कॉल किया था सम 4, इससे ये कॉल जनरेट हुआ, फंक्शन में, ये भी स्टैक में है। अगर टेक्निकली देखो तो ये भी स्टैक में रखा हुआ है रिजल्ट। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी हमारी। अब मैं फंक्शन वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो हमेशा के लिए कि स्टैक कॉल कैसे होता है इंटरनली पूरा। ये स्टैक का एक एप्लीकेशन है, रिकर्शन या फंक्शन कॉलिंग, ये हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एक एप्लीकेशन है। इंटरनली लैंग्वेज स्टैक क्रिएट करेगी। यहाँ पर जैसे 3 आएगा, फिर से मेमोरी आ गई n और s, 3 असाइन हो गया। अब 3 इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स, यहाँ आ गए, यहाँ हो गया 3 प्लस सम ऑफ 2, तो 3 प्लस सम ऑफ 2 का रिजल्ट अभी आया ही नहीं मेरे पास, एंड दैट इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। तो ये इनकम्प्लीट रुकी हुई है, कर्सर यहीं रुका हुआ है आपका, ये भी होल्ड है, ये भी होल्ड हो गया, ये नया कॉल जनरेट हो गया, सो दिस विल होल्ड 2 वैल्यू, नई मेमोरी क्रिएट हो गई, n और s 2 बराबर 1 है क्या, फॉल्स, तो ये आ जाएगा 2 और 2 माइनस 1 1, तो 2 प्लस सम ऑफ 1। अभी सम ऑफ 1 का रिजल्ट है क्या मेरे पास, नहीं है, अगेन दिस विल कॉल टू द नेक्स्ट राउंड, ये 1 आ गया, एक नई मेमोरी क्रिएट हो गई। ये जो पड़ोस में दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ये स्टैक है, थप्पी, एक के ऊपर एक स्टैक बनते आ रहा है मेमोरी का। ये तो मैंने समझाने के लिए रखी ताकि जब रिकर्शन ब्रेक होगा तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर, क्लियर। तो जब 1 दिया तो भी रिजल्ट नहीं आया, अब क्या हो गया, 1 बराबर 1, s की वैल्यू 1 आ गई, तो पहली बार ही s की वैल्यू 1 मिली, यहाँ पर देखो, क्लियर, पहली बार s की वैल्यू कितनी मिली, 1। और अब क्या करेगा ये देखो, इसके सीधे बाद कहाँ चले आएगा, रिटर्न s, मतलब जैसे ये रिटर्न करेगा दिस विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू द प्रीवियस कॉल। अरे इसको कॉल करा किसने था, इसको कॉल करा था 2 प्लस सम 1 ने, समझ लो इसकी 5 लाइन एक के बाद एक रखी हुई है। इसी फंक्शन को 4 बार लिख दो और एरो बना बना के जाओ शिफ्ट करते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि यही फंक्शन जो है वो 4 वैल्यू के बाद 3 पे गया, 3 लेके 2 पे गया, 2 लेके 1 पे गया, 1 से रिटर्न होगा 2 वाले के पास, मतलब ये 2 प्लस सम 1 के पास, ये इसकी पूरे का वैल्यू रिटर्न आ गई 1, 2 प्लस 1 3। अब देखो एस में पहली बार 3 आ गया, यहाँ पर ये बता रहा कि पहली 2 टर्म की सम कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे 3 होगा असाइनमेंट, क्लियर, अब ये यहाँ से भी रिटर्न करेगा, रिटर्न 3, जैसे 3 रिटर्न करेगा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और ये मेमोरी एक एक करके फ्री होने स्टार्ट हो जाएगी। और स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले जैसे 1 से वैल्यू रिटर्न हुई थी तो ये मेमोरी एरिया फिनिश, मेमोरी से डिलीट वैल्यू, 2 वाले पे आ गए थे, 2 प्लस 1 2, वैल्यू 2 प्लस 1 3 आ गई वैल्यू, रिजल्ट हमारा 3 हो गया सम, इसको भी रिटर्न करा, जैसे इसने रिटर्न करा ये मेमोरी फ्री। अब आ गया 3 प्लस सम ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 3, 3 प्लस 3 6, एस में आ गई वैल्यू 6। अब ये रिटर्न करेगा 6 वैल्यू को, जैसे 6 को रिटर्न करेगा इसकी मेमोरी फ्री, समझ में आ रहा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ आ गया कंट्रोल, यहाँ आ गया तो ये वैल्यू रिटर्न आई 6, 6 प्लस 4 10, तो ये एस की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ पर जब ये एस रिटर्न होगा 10 वैल्यू लेके, तो ये मेन को जाके वैल्यू रिटर्न करेगा अब, और मेन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये एक एक करके सारी मेमोरी फिनिश,
मतलब जितनी बार रिकर्शन के फंक्शन कॉल होंगे वो इसी बॉडी को एक से ज़्यादा बार कॉल करेगा, और बिना, जब तक देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा है ना, मेमोरी कभी रिलीज नहीं होती है। तो ये सारी होल्ड रहेगी मेमोरी, एक के बाद एक 4 प्लस सम ऑफ 3, 3 प्लस सम ऑफ 2, 2 प्लस सम ऑफ 1। समझ में आ रहा है केस? क्लियर है मीनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। ये अगर बता दी हमने तो नॉर्मल कंपनी जो है वो एक मॉडरेट ऑफर जो लेके आती हैं, वो कंपनी तो इतने कॉन्सेप्ट के बाद ही अपने को सिलेक्ट कर सकती है, अगर हम रिकर्शन को प्रॉपर स्टैक बनाकर मेमोरी क्रिएट करके डिस्ट्रॉय करके इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर बनाते हैं तो। क्लियर? तो ये पूरी अप्रोच हो गई हमारी काम करने की। जब ये रिजल्ट आएगा 10 तो ये प्रिंट कर देगा जाके सम इज 10। इसको बना के चला लेते हैं दोस्तों अपन, चूंकि पहला प्रोग्राम है, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर लें रिकर्शन के साथ इसको अपन। तो हमने फंक्शन बना लिया यहाँ पर इंट और एक पैरामीटर दे दिया इंट अपन ने। क्या चाह रहे हो आप यहाँ पर? एंटर, एक नंबर दे दिया हमने, एन ले लिया हमने। यहाँ पर C++ में फायदा है हमको कि वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपन। जैसे ही लेंगे अपन उसके बाद क्या कर देंगे, एस असाइंस सम ऑफ एन। सम इज, उस सम इज के बाद वैल्यू क्या प्रिंट कर देंगे, एस। ये एक बेसिक अप्रोच होगी हमारी मेन की इम्प्लीमेंटेशन की, कि अगर मैं कोई रिकर्शन का कोड लिखता हूँ कहीं पर भी तो इसको सॉल्व कैसे करना है हमको। क्लियर? तो मेन में इनपुट ले लिया आपने, फंक्शन कॉल करा, मतलब मेन प्रोग्राम में कोई इम्पैक्ट नहीं, चाहे वो रिकर्शन हो या नॉर्मल कॉलिंग हो, जो भी चेंज होगा वो फंक्शन बॉडी में होगा। तो यहाँ हमने एक फंक्शन ले लिया इंट सम, क्या करेंगे अब यहाँ पर हम, एस की नीड है अपने को, इफ बेस कंडीशन क्या हो गई हमारे लिए, n इक्वल टू 1, और इसके एल्स में हमने क्या लिख दिया या क्या, अब n प्लस, अरे लूप के लिए या तो डिवीजन होगा रिकर्सिव कॉल में या फिर माइनस कर लो आप। तो चूंकि एक एक करके मुझे सबट्रैक्ट करना थी वैल्यू, तो n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 रिटर्न कर दी वैल्यू हमने यहाँ पर। अब ये इनफाइनाइट प्रोसेस ही चलेगी यहाँ पर, जो भी नंबर हम दे रहे हैं, हमने दिया 5, सम इज 15, और कोई वैल्यू दे दो आप 10, यू विल सी इट्स 55। 100 देंगे हम, दिस इज व्हाट 5050, प्रॉपर रिकर्शन के साथ इंप्लीमेंट होगा। तो जो हम लूप लगा के जो काम कर रहे थे, सेम काम यहाँ पर भी कर पा रहे हैं पूरा। तो ये बेसिक रिकर्शन का इम्प्लीमेंटेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी क्लैरिटी समझ में आ रही होगी कि कैसे रिकर्शन काम करता है, किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये जो एस असाइंस 1 था, मैं चाहता तो यहाँ पे भी आप लिख सकते थे रिटर्न 1 डायरेक्टली, एक राउंड का असाइनमेंट कम हो जाएगा। और जब आप रिटर्न लिख दोगे तो इस वाले पार्ट को भी रिटर्न में लिख सकता हूँ, फिर मैं जाके रिटर्न, क्लियर है केस? एल्स का कोई रोल नहीं है अब यहाँ पर, ये भी वैसे ही चलाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से ही। क्लियर? वही चला लिया हमने, दिख रहा है केस? तो
तो ये उसको और शॉर्ट करके लिख दिया हमने। अगर मैं सीधे सीधे रिटर्न 1 कर दूं तो यहाँ असाइनमेंट की भी नीड नहीं है इसमें। अब सीधे जाके रिजल्ट आप कैलकुलेट कर दो। वेरिएबल भी चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो आप, जैसी नीड होगी वैसे आप एग्जीक्यूशन करो इसका यहाँ पर। तो ये दोस्तों हमारी अप्रोच है काम करने की, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप स्टेप के साथ में मूव करते हैं, किस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन होगा पूरा, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर। चूँकि पहला प्रोग्राम है तो मैंने सब कुछ उस तरीके से लिखा है। बाकी मेन बनाने की अब बार बार बहुत ज़्यादा नीड नहीं आती है। जब कोई स्पेशल केस होगा तो अपने को चलो लिखना भी है, अदरवाइज़ हमें आइडिया रहेगा कि हमें करना क्या है। सीधे फंक्शन और उसके एग्जीक्यूशन की बात कर सकते हैं बनाने वाले केस में। तो दोस्तों समझ में आ रहा है केस, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि रिकर्शन अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या बोलता है। क्लियर? उसी बेसिस पर अपन सॉर्टिंग में भी कर पाएंगे सब कुछ, उतना क्लैरिटी हमको डेवलप करना जरूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लियर फैक्टोरियल और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। उम्मीद है मुझे लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। उस सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।